सर आपने महाभारत जरूर देखी होगी। पांडव जो थे वो श्री कृष्ण से सलाह लेते थे और कौरव जो थे मामा शकुनी से लेते थे। और इंडस्ट्री के अंदर आज भी कृष्ण और शकुनी जैसे लोग जरूर मिलते हैं। जो सबसे राय ले रहा है बेसिकली वो परेशान है, और जिसने कृष्ण की तरह किसी एक को पकड़ लिया वो उसका बेड़ा पार है उनका। तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे हमारे व्यूअर्स को कि शकुनी टाइप के लोग कैसे होते हैं और कृष्ण टाइप के लोग कैसे होते हैं? एक मिडिल मैनेजमेंट का बंदा, सपोज एक सीनियर पोजीशन में बंदा कोई ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन तो कर रहा है, इंडस्ट्री के अंदर शकुनी जैसे लोग बहुत मिलेंगे। अरे सर कहाँ फंस गए आप, हम ही बहुत दुखी हैं यहाँ पे। आदमी को लगता है कि यार कहीं ना कहीं ना उसका मतलब कॉन्फिडेंस बिल्कुल डिमोरलाइज कर दिया। और वहीं पे अगर कोई कृष्ण जैसा कोई बंदा मिल जाए, 60 की टाइप का मिल जाए कि कोई बात मत कर यार, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ ना, पार लगा देंगे, दिख जाएगी। लेकिन किसी भी नए एम्प्लॉय को ये जान लेना चाहिए कि हमें श्री कृष्ण के साथ जाना है। करेक्ट। और श्री कृष्ण एक ही है जो उसको राइट डायरेक्शन में लेके जा रहा है। जी। जिसने वो ऑन बोर्ड किया है वहाँ पे, वो श्री कृष्ण है। तो एचआर मेरे हिसाब से श्री कृष्ण का रोल प्ले क्या करेगा बात। इसमें जी। कि ये शकुनीस की रिपोर्ट कर देनी चाहिए श्री कृष्ण को, क्योंकि शकुनी का जो इंतजाम कर सकते हैं वो श्री वही कृष्ण ही कर सकता सकते है। हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ठीक से चले, तुम्हारा Correct. साम्राज्य ठीक से चले, तो इस शकुनी को अभी गांधार भेज दो। देखिए माना नहीं फिर भी। लेकिन उनका जो मोह था, जो उनकी जिद थी, वो उनके साम्राज्य को ले डूबी। इन 20-22 साल के एक्सपीरियंस में आपने कोई एचआर का कोई डार्क फेस देखा आपने? कोई डार्क फेस एज सच नहीं कह सकते, बट यस। एचआर बेसिकली क्या है, क्या इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी होती है? एचआर बेसिकली कंपनी के लिए होता है या एम्प्लॉय के लिए होता है? हम चाहते हैं सर पूरी डिटेल में इसको आप समझाओ। तो एचआर का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है, एचआर का जो कनेक्शन है वो खाली ये नहीं है कि भाई मैनेजमेंट और एम्प्लॉय का एक कनेक्शन बना दिया है, वो खाली वहाँ खत्म नहीं होता। तो सर क्या आपको लगता है कि आज भी ऐसा इंडस्ट्री में ऐसा कुछ है? आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ, लोग इस पैटर्न पे काम कर रहे हैं। और कुछ कंपनी तो सर आज भी काम नहीं कर रही इस पैटर्न पे। तो उनको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो एचआर को लेके जो एक नेगेटिव पिक्चर सब लोगों के होती है माइंड में, वो पिक्चर कभी खत्म नहीं हो सकती है। तो सर ये नेगेटिव पिक्चर भी तो एचआर ने बनाई होगी ना। एम्प्लॉयज़ की बेसिकली बात करें तो आज भी एचआर से डरते क्यों लोग इतने? कोई बात होगी, हाँ ठीक है मैं एचआर में जा रहा हूँ। सर लोग कहते हैं आज भी कि एचआर सिर्फ पॉलिसी सुनाते हैं, जज्बातों को नहीं समझते। ये क्या, कितना सहमत हो इस बात से आप? अब देखो, जज्बातों की और पॉलिसी की अगर बात करें तो पॉलिसी तो काम है एचआर का बनाना और सुनाना, मैक्सिमम टाइम यही तो होता सर क्या उस कंपनी में जब इतने साल आपने इतनी मेहनत करके उसको लेकर के आए, बेसिकली उतना समय उसने इंडस्ट्री में लगाया, तो आज ऐसी क्या सिचुएशन बन गई कि बाहर वाली कंपनी उसकी वैल्यू समझ रही है, आपकी कंपनी उसकी वैल्यू नहीं समझ रही है? ऐसा क्यों? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि कंपनी उसकी वैल्यू नहीं समझ रही है। तो सर अगर वैल्यू नहीं समझ रही तो फिर उसको उतना पैसा क्यों नहीं मिल रहा जो उसको बाहर वाली कंपनी दे रही है? फेलियर को भी 10% दे दिया आपने, जीतने वाले को 10% दे दिया। वो तो कहेगा कल से भाई मैं भी फेलियर ही बन जाता हूँ। सर कई बार मैनेजमेंट कुछ टफ डिसीजन लेती है वर्कर्स को लेकर, मिडिल प्रोफेशनल्स को लेकर के, और एचआर देख रहा है भली भांति कि नहीं यार मैनेजमेंट गलत कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में एचआर मैनेजमेंट की तरफ होता है, एम्प्लॉय की तरफ होता है? आप किसी एक्सपीरियंस होल्डर बंदे को अपने फैक्ट्री में लेकर के आते हैं, 15-20 साल का तजुर्बा है, अच्छी अच्छी कंपनी में काम करा है, हर जगह 5-5-6 साल दे करके आया है, आपकी फैक्ट्री में आकर के वो बेवकूफ साबित हो जाता है, काम नहीं कर पा रहा। क्या रीजन है? बैड परफॉर्म बनने के कारण होते हैं। बट बार बार एम्प्लॉई क्यों चेंज करता है कंपनी को? जैसे आपने बताया कि भाई इसको कंपनी का माहौल ठीक नहीं है, या कहीं सैलरी अच्छी मिल गई, या उसको लग रहा है कि कोई फैमिली प्रॉब्लम है बेसिकली, भाई इतना दूर से आना जाना, 1-1.5 घंटा आना जाना लगता है। तो आपने अभी तक की करियर में मेन केसेस क्या देखे आपने? सिर्फ ग्रोथ के चक्कर में पैसा अच्छा मिलता है इसलिए छोड़ जाता है, या फिर टॉक्सिक बॉस उसके ऐसे होते हैं कि उसके बॉस के चक्कर में छोड़ता है? हाँ, मेरे को भी ये लगता है कि बॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी। जहाँ बॉस ठीक नहीं होते तब लोग एट्रिशन करते हैं, तभी लोग जॉब छोड़ते हैं। धृतराष्ट्र की और गंधारी की कहानी सर क्या समझ में आती है? धृतराष्ट्र तो सर बेसिकली जन्म से ही अंधा था बेसिकली, राइट? बट उनकी एक वाइफ उनके धर्मपत्नी बन के आई थी उसका साथ देने के लिए, वो खुली आंखों से देख सकती थी। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या करा भाई, उसने भी आंखों पर पट्टी लगा ली। भाई आपको जब दिख रहा है कंपनी में एक बंदा अंधा हो चुका है, अंधा है वो, उसको दिखता नहीं है आसपास क्या गलत हो रहा है, बट यू शुड बिकम लाइक अ आई फॉर हिम, राइट? कि बता सके नहीं सर ये सही है ये गलत है। वो तो अंधा है, गंधारी ने बोला भाई मैं भी नहीं देखूंगी। Ignite Journey. From failure to success, every journey inspires. Hosted by Rohit Biduri. हाय, वेलकम बैक टू द इग्नाइट जर्नी। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रोहित बिधूड़ी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इग्नाइट जर्नी शो के अंदर।
जब भी हम बात करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के रिलेटेड, तो हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयज़ के बारे में, हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में और हम बात करते हैं मिडल प्रोफेशनल्स के बारे में। आज भी कहीं न कहीं कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के लोगों के बीच में एक सवाल ज़रूर रहता है कि एचआर कभी भी एक तरफ़ा डिसीजन ही क्यों लेता है? एचआर हमारी बात क्यों नहीं सुनता? कि क्या एचआर हमेशा कंपनी के सगे होते हैं या कभी वो एचआर एम्प्लॉयी के भी सगे सगे बन सकते हैं? इन्हीं सब सवालों को लेकर के आज हम लेकर के आए हैं अपने बीच में एक ऐसे डायनामिक पर्सनैलिटी को, जिनके बारे में अगर मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँ, basically as a now they are performing the designation as a VP HR in a very designating and very good company। और मैं आप उनके बारे में थोड़ा और बताना चाहूँ, वेरी डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मैं उनको अपने सामने इनवाइट करता हूँ आप सभी के बीच में, नन अदर देन अंकित कौशिक सर। अंकित सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू रोहित। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2004 में। तो मैंने एचआर एग्जीक्यूटिव से अपना करियर स्टार्ट किया था और Okay. मैं कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हुआ था अपने फादर से, बिकॉज ही वॉज इन द एचआर। तो मैं उनसे इंस्पायर्ड था और ऐसे करते हुए आज मेरे को लगभग 20-22 साल हो गए हैं और नाउ आई एम होल्डिंग द पोजीशन ऑफ वीपी एचआर ओके, and I'm the 41-year-old only. And I'm very much thank you for Rohit Viduri who called me for Ignite channel. Thank you. थैंक यू सो मच सर। सर, जैसा भी आपने बताया कि आप 20-22 साल से आप इंडस्ट्री के अंदर हैं और आज जाकर के आप वीपी ऑपरेशन तक पहुँचे हैं। तो कौन सी एक ऐसी चिंगारी पैदा आपके अंदर ऐसे हुई थी या कोई फैमिली का प्रेशर था कि नहीं भाई अंकित, आपको भी एक दिन उस पोजीशन पे जाना है, या पहले से प्री प्लान्ड था या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलते चले गए पोजीशन अपने आप आती चली गई? नहीं, ये प्री प्लान था एक्चुअली। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैंने जैसा भी आपको बताया, मैं अपने फादर से हमेशा से इंस्पायर्ड रहा। तो जब मैं इंडस्ट्री के अंदर आया तो मैं उस टाइम पे फ्रेशर नहीं था, मेरे साथ मेरे फादर का 30 ईयर एक्सपीरियंस था। ओके, तो मैं जब वो स्टार्ट मैंने अपनी जर्नी की टाइम ऑफिसर से, तो मैं सारी चीज़ें ऑलरेडी सारा मेरा प्रिपेयर्ड था और मैं अपने फादर को देख करके कहता था, माय फादर दैट टाइम ही वाज द एचआर मैनेजर। तो अच्छा, मेरा एक सपना था कि यार मैं मतलब अपने फादर अगर वो एचआर मैनेजर हैं तो मैं उनसे थोड़ा सा और आगे जाऊं और मैं एक टॉप लेवल पे काम करूं, क्योंकि मेरे फादर हमेशा मेरे को बताते थे कि भाई हमारे यहाँ पर ये ऐसे वीपीएचआर हैं, ये सैलरी है, ये। तो वो एक टाइम था जब वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और ये सारी इंडस्ट्रीज पीक पे होती थी। जी, एंड आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम अपैरल इंडस्ट्री। तो ओके, हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं जाता, बहुत ट्रेडिशनल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी थी वहाँ पे। हम्म, तो उनको देख करके लगता था कि यार मैं वो चीज़ें कैसे अचीव कर पाऊंगा। तो मैंने उसी टाइम से अपना एक नेटवर्क बिल्डअप किया। जो इंडस्ट्री के सीनियर्स लोग थे उनके साथ मैं हमेशा टच में रहता था, हाय हेलो इस टाइप से बातें करता था और उन लोगों से कहीं ना कहीं चीज़ें सीखता रहता था। और चीज़ें सीखते सीखते और जो मैनेजमेंट के लोग थे, जो ऑनर्स थे, उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया क्योंकि मैं ऑनेस्ट था। मैंने हमेशा ऑनेस्टी से काम किया, हार्ड वर्किंग किया। तो उन लोगों के ट्रस्ट को मैंने जीता और ये जीत करके मैं इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ। क्या बात है, वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी सर। मैं सर एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बेसिकली जैसा आपने बताया कि आपका एक सपना था कि आप भी एक पोजीशन पे ग्रैब करेंगे, एचआर पोजीशन पे पहुंचेंगे। सर, बेस्ड ऑन द माय व्यूअर्स ओपिनियन, मैं जानना चाहूँगी एचआर बेसिकली होता क्या है? बहुत डिटेल में समझाइए आज हमको, कि आज हम बहुत डिटेल में बात करेंगे एचआर के ऊपर। एचआर बेसिकली क्या है? क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी होती है? और क्या ये एचआर बेसिकली कंपनी के लिए होता है या एम्प्लॉय के लिए होता है? हम चाहते हैं सर पूरी डिटेल में इसको आप समझाओ प्लीज़। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। जी, ऐसे तो मैं आपको बताऊं, एचआर एचआर इज लाइक ए ब्रिज हु Okay. वर्क बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करें तो एचआर का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है पीपल कनेक्शन का। जो पीछे ट्रेडिशनल एचआर जैसे मैंने बताया जो होते थे, उनका कनेक्शन नहीं होता था, एम्प्लॉय के साथ। एम्प्लॉय के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता था। जी। तो एचआर का सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि वो एम्प्लॉय के साथ एक अच्छा कनेक्शन बना के रखे और वो कनेक्शन जब बन जाता है तो उससे उस एम्प्लॉय की भी ग्रोथ होती है, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होती है। जब ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कैसे होती है, जब एचआर एक्टिव है और प्रॉपर कम्युनिकेशन चल रहा है तो लोग उसके साथ कनेक्ट होते हैं तो एट्रिशन कम होता है, वो लॉन्ग टाइम कंपनी के साथ काम करते हैं, कंपनी के साथ काम करते हैं, उनके प्रमोशन के चांसेस होते हैं, अच्छे इंक्रीमेंट के चांसेस होते हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, वो अपनी फैमिली को ढंग से प्लान कर पाते हैं। क्योंकि उनको जब वो लॉन्ग टाइम काम करते हैं किसी कंपनी के साथ, उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है एचआर के साथ एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो अपनी फैमिली ढंग से प्लान कर पाते हैं, अपने फाइनेंशियल्स ढंग से प्लान कर पाते हैं। तो एचआर का जो कनेक्शन है वो खाली ये नहीं है कि भाई मैनेजमेंट और एम्प्लॉय का एक कनेक्शन बना दिया है, वो खाली वहाँ खत्म नहीं होता। जी, एचआर का जैसे कि हायरिंग,
आज के टाइम में हर आदमी समझता है कि एचआर सिर्फ हायरिंग करता है या फायरिंग जी, करता है। so तो true. एचआर के लिए हायरिंग एंड फायरिंग इज नॉट ओनली सब्जेक्ट। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, लोगों के जब हमने हायरिंग की है तो उसका किसी भी कैंडिडेट का एक पैराग्राफ अगर हम देखेंगे तो हो सकता है कि 5% उसके अंदर स्किल्स हैं, ओके, और उसके अंदर हमें दिखता है कि भाई इसके अंदर विलिंगनेस है सीखने की। तो हम, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट इज डीलिंग विद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट Correct. ऑल्सो, तो हम उसके स्किल्स को डेवलप करते हैं। जब हम उसके स्किल्स को डेवलप करते हैं तो एम्प्लॉय का एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है एचआर के साथ कि यार मेरे पास ये स्किल लेस है और ये इसको डेवलप करने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो ट्रस्ट एक बिल्ड होता है एम्प्लॉय के साथ, ये एचआर का बहुत बड़ा रोल है। तो सर क्या आपको लगता है कि आज भी ऐसा इंडस्ट्री में ऐसा कुछ है? आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, मेरे थॉट्स की बात करें या मॉडर्न एचआर की बात करें, तो ये थॉट तो बिल्कुल क्लियर है और लोग इस पैटर्न पे काम कर रहे हैं। और कुछ कंपनी तो सर आज भी काम नहीं कर रही इस पैटर्न पे तो। उनको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो एचआर को लेके जो एक नेगेटिव पिक्चर सब लोगों के होती है माइंड में, वो पिक्चर कभी खत्म नहीं हो सकती है। तो सर ये नेगेटिव पिक्चर भी तो एचआर ने बनाई होगी ना? ये नेगेटिव पिक्चर एचआर ने, बिल्कुल सही कह रहे हो, एचआर ने बनाई होगी। कोई सर मैं आपके खिलाफ आपके लिए गलत विचार कैसे बना सकता हूँ अनटिल अनलेस आप कुछ ऐसे प्रेजेंट ना करो। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा ये ट्रेडिशनल एचआर वाली जो मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर आज से 10 साल 15 साल पहले की बातें करें तो एचआर का काम सिर्फ सैलरी बनाना होता था जी, और उससे ज़्यादा उसको वेटेज नहीं मिलती थी ठीक है। और वो लेना भी नहीं चाहते थे। तो आज का जो टाइम है, टाइम हैज़ बीन चेंज, इंडस्ट्री की भी एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई है। और जो लोग एचआर के आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, तो मेरा हमेशा विलिंगनेस रही कि यार मैं कुछ नया सीखूं, मैं कुछ नया करूं, मेरे लिए जी। कुछ नए चैलेंजेस आने चाहिए। तो वो चैलेंजेस तो सबको लेने पड़ेंगे। जो इंडस्ट्री इस पे काम नहीं कर रही है उनकी ग्रोथ रुकेगी, उनके एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ रुकेगी, और जहाँ ये दोनों चीज़ें रुकेंगी तो फिर वो इंडस्ट्री में सर्वाइवल कंडीशन आ जाएगी उनकी। सर जैसा आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया, अगर जो कंपनियां ऐसा नहीं कर रही हैं तो एक मतलब डिजास्टर लाइन पे बेसिकली आ चुकी हैं, वो दे नीड टू चेंज देमसेल्व्स Yeah. बेसिकली, राइट? बट सर अगर हम एम्प्लॉयज की बेसिकली बात करें तो आज भी एचआर से डरते क्यों हैं लोग इतने? अपनी बातों को जानबूझकर रख नहीं पाते एचआर में। और कुछ एम्प्लॉयज हमने ऐसे भी देखे हैं सर, बेसिकली इसका गलत फायदा भी उठा लेते हैं। कोई बात होगी, हाँ ठीक है मैं एचआर में जा रहा हूँ। तो क्या एचआर कई बार ग्राउंड लेवल की अगर स्तर की अगर हम बात करें, लाइक वर्कर कैटेगरी की अगर हम बात करें और एक मिडिल प्रोफेशनल्स की बात करें, तो जब बात आती है मिडिल और ग्राउंड लेवल की वर्कर्स की बात, तो वर्कर इतना हावी क्यों हो जाता है मिडिल प्रोफेशनल्स के ऊपर? जैसी कोई बात होती है, जैसे सपोज मैं बात करता हूँ अपैरल इंडस्ट्री की। अपैरल इंडस्ट्री के अंदर एक मिडिल प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि डिमांड करते हैं वर्कर से कि भाई मेरे को इतनी प्रोडक्टिविटी आपसे चाहिए, आउटपुट चाहिए। इन केस अगर वो नहीं बना पा रहा है तो तुरंत वो एटीट्यूड दिखाते हैं और कहते हैं भाई एचआर में जा रहा हूँ, एचआर में जाकर मिल के बात करेंगे। तो ये क्या है बेसिकली? क्या एचआर ने इतनी पावर दे रखी है वर्कर को? एक्चुअली होता क्या है कि वर्कर का जो ट्रस्ट होता है वो सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट के साथ होता है। ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये है कि एचआर कहीं न कहीं जब उसकी हायरिंग करता है, तो जो प्रॉपर एचआर हैं, जो प्रोफेशनल एचआर हैं, वो इंडेक्शन करते हैं, इंडेक्शन ओरिएंटेशन करते हैं जैसे कि फॉर ऑपरेटर्स ऑल्सो कि भाई तुम्हारी ये सुविधाएँ हैं, ये अधिकार हैं, ये तुम्हें वेजेस मिलेगी, ये तुम्हारे सोशल बेनिफिट्स तुम्हें मिलने वाले हैं। जब ये सारे बेनिफिट्स उनको वो एचआर बता रहा होता है, तो और एचआर साथ में ये भी बोलता है, क्योंकि हमारे अपैरल इंडस्ट्री के अंदर मैन पावर क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली तो वो डिमांड एंड सप्लाई का जो मैचिंग है वो मैच नहीं हो रहा है। उसके चलते एचआर का कहीं ना कहीं प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई मेन पावर पूरी भी करनी है। तो वो उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर फील कराता है पहले दिन से, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यार कोई भी एम्प्लॉय हमारा लेफ्ट राइट ना हो। तो वो वर्कर वहां पर कंफर्ट फील करता है कि यार मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी तो आई विल स्पीक विद एचआर। तो एक तो वो जो डर वाली बात है, वो डर कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। ठीक है। आज की डेट में वर्कर के साथ अटैचमेंट एचआर का इतना स्ट्रांग हो गया है, जिसकी वजह से वो एक बेस्ट एट्रिशन रेट भी मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर पाता है, और इसीलिए वो एचआर के साथ कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि एचआर सॉफ्ट है उनके लिए। तो ये एचआर सिर्फ मिडिल प्रोफेशनल के साथ इतना सॉफ्ट क्यों नहीं है? मिडिल प्रोफेशनल के साथ भी होता है, ऐसा नहीं है, मिडिल प्रोफेशनल के साथ भी होते हैं, लेकिन कई बारी अगर अपैरल इंडस्ट्री की बात करें तो मिडिल प्रोफेशनल्स जो होते हैं उन पे वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के कारण वो ये भूल जाते हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं। तो अच्छा। उसमें भी एचआर का बहुत बड़ा रोल है। एचआर उनको बीच में बुलाता है जब इस टाइप की ग्रीवेंसेस आती हैं, कभी भी ऐसी ग्रीवेंसेस रेज होती हैं, तो वो मिडिल मैनेजमेंट को भी बुलाता है कि यार ये ह्यूमन है, और ये अगर तुमने टारगेट इसको इतना दिया हुआ है तो टारगेट दे रहा है, अगर इससे कुछ कम है तो इसको ट्राई करो, थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करो। तुम्हें लगता है कि अगर ये प्रोडक्टिविटी वो नहीं दे पा रहा है तो इसको थोड़ा ट्रेनिंग देने की कोशिश करो। जी। तो उसके लिए मैनेजमेंट का भी कहीं कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता कि भी तुम किसी को मैनेज स्किल डेवलप नहीं करोगे। हो सकता है कोई एक ऑपरेशन बहुत अच्छा करता है, दूसरे ऑपरेशन में वीक हो सकता है, तो उसको ट्रेन किया जा सकता है। जी। सर जैसा आपने बताया कि
जब एक मिडिल मैनेजमेंट एक वर्कर को प्रेशर करता है तो वर्कर के लिए एचआर बैठा है, तो जब सीनियर मैनेजमेंट मिडिल प्रोफेशनल वाले को प्रेशर करती है तो उसके लिए एचआर बैठा होता है। ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से तो बैठा होता है। अगर मेरे टेन्योर की बात करेंगे, चाहे मैं कभी जूनियर लेवल पे था या आज वीपी लेवल पे हूँ, तो मैं फैक्ट हमेशा मैनेजमेंट के सामने रखता हूँ। कैसे, कोई एग्जांपल देके बता सकते हैं? मैं एग्जांपल देके बता सकता हूँ कि कई बारी जैसे आपने बोला कि भाई प्रेशर होता है, जी। तो एक टाइम की बात है फैक्ट्री के अंदर, ये टारगेट वाली बात थी कि भाई 8 आवर्स के अंदर, ये 8 आवर्स के अंदर इतनी % एफिशिएंसी पे काम होना है। ओके। ठीक है कि लेट्स 70% एफिशिएंसी पे काम होना है। 70% एफिशिएंसी पे पहले दिन से प्रोडक्शन निकल नहीं सकती, कि अगर कोई लाइन सेट हुई है, कुछ हुआ है, लर्निंग कर्व है उनका, तो हाँ। वो हो नहीं सकता है। Correct, हाँ। तो फिर उधर से प्रेशर पूरा आ रहा था, तो हमने उसको रूट कॉज देखा कि यार इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब पहले दिन लाइन सेट हो रही है तो उस पे क्या होता है कि पहले दिन से उतनी एफिशिएंसी नहीं आ सकती है। तो वो हमने सारी प्रैक्टिकलिटी मैनेजमेंट के सामने रखी, और मैनेजमेंट ने कहा कि ये पहले दिन ठीक है, हम लोग इनसे 100% एफिशिएंसी बर्बाद नहीं करेंगे, वी विल गिव देम लेवरेज ऑफ 33% एफिशिएंसी। ओके। तो उसके बाद वो प्रेशर कम हो गया, अच्छा, देन वो प्रोडक्टिविटी आएगी, और मिडिल मैनेजमेंट के लोग भी कन्विंस हुए उस चीज से। सर, लोग कहते हैं आज भी कि एचआर सिर्फ पॉलिसी सुनाते हैं, जज्बातों को नहीं समझते। ये क्या, कितना सहमत हो इस बात से आप? अब देखो, जज्बातों की और पॉलिसी की अगर बात करें तो पॉलिसी तो काम है एचआर का बनाना और जी। सुनाना। जी। अब जज्बातों की बात ये होती है कि जज्बात जो होते हैं, जज्बात किसी के इमोशनल्स हो सकते हैं, बट पॉलिसी होती है वो एक स्टैंडर्ड एथिक्स मेंटेन करने के लिए बनाए जाते हैं, डिसिप्लिन बनाने के लिए किए जाते बट हैं। सर, कोई कभी कभार आपके एथिकल्स किसी न किसी की जान को आफत भी बन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, सपोज आपने सिस्टम बना दिया कि आप यू कैन नॉट शाउट पीपल, एग्जाम्पल। अब कोई वर्कर बिना सुने काम ही नहीं कर रहा हो, अब मैनेजमेंट से प्रेशर आ रहा है, भाई मैं तेरे से बात करूंगा, प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं आ रही। अब प्रोडक्टिविटी तो वो वर्कर से लेगा, वर्कर बदतमीजी कर रहा है, उसको पता है 60 पीस निकाल सकता है घंटे का, बना रहा 30 पीस, तो दैट मीन 30 पीस हर घंटे का लॉस कर रहा है। 10 घंटे भी अगर फैक्ट्री चल गई तो 300 पीस का लॉस कर दिया सीधा सीधा। अब मैनेजमेंट को लगेगा यार ये बीच का जो आदमी जो हमने रखा है, मैनेजर लेवल का आदमी, ये काम का आदमी नहीं है, लेकिन उसको पता है ये काम का आदमी है, मैं हूँ काम का आदमी, मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन वर्कर की कमी के कारण वो माँ बहन की गाली सुनता है इंडस्ट्री में। तो इसके यहाँ पे फिर एचआर का क्या रोल आता है? मैं बताता हूँ आपको। पहले तो हमें वर्कर को समझना पड़ेगा, वर्कर इज ऑल्सो ह्यूमन। करेक्ट। ठीक है, वो कम पढ़ा लिखा है, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको हैंडल करना ईजी है मिडिल मैनेजमेंट के हिसाब से। अगर कोई वर्कर इस टाइप की चीजें कर रहा है और एफिशिएंसी नहीं दे रहा है, तो उस केस में वहां पर एचआर डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। एचआर डिपार्टमेंट के पास उसको भेजो, वो काउंसलिंग करेगा, उसकी काउंसलिंग करेगा, उसको समझाएगा, रूट को जानेगा। हो सकता है, देखो होता है कि फील कराना होता है। अगर कोई फैक्ट्री के अंदर आया है काम करने के लिए, चाहे वो वर्कर है चाहे मिडिल मैनेजमेंट है, वो किस लिए आया है? वो काम करने के लिए आया है। ठीक है। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसकी कोई पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, उसके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उसकी मशीन में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है वो मिडिल मैनेजमेंट वाले से उसकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है। तो अनटिल अनलेस द एचआर विल नॉट इन्वॉल्व, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो एचआर वाला उसको बैठा करके, मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, वो बुला करके उसको समझाते हैं और वो वापस एफिशिएंसी दे रहा होता है। तो सर, जिस टाइम पीरियड के लिए अगर वो वर्कर एचआर में जब जाता है, तो मीनवाइल उसकी मशीन तो खाली बैठी है, मशीन तो प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो क्योंकि वर्कर तो आपके पास आ गया। लेकिन वर्कर ऐसा नहीं कि 2 घंटे के लिए आ गया है। अच्छा। अब अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आई है तो वो सॉर्ट आउट करने के लिए कन्विंस तो करना पड़ेगा। अब उतनी तो लीवरेज लेनी पड़ेगी, बट ये जरूर है कि वो जब आकर के हमारे पास से वापस जाता है, एचआर से वापस जाता है, तो उसका जो एंथुजिज्म होता है, जो मोटिवेशन होता है, दैट्स टू हाई। करेक्ट। और वो रिपोर्ट भी करता है कई बारी 5 बजे आकर के कि सर देखो मैंने इतना टारगेट दे दिया इन्हें, तो वो अच्छा लगता है। ठीक बात है सर। अच्छा सर, जैसा आपको बताया, आपको वास्ट एक्सपीरियंस है, 20-22 साल का एक्सपीरियंस है। इन 20-22 साल के एक्सपीरियंस में आपने कोई एचआर का कोई डार्क फेस देखा आपने कोई? डार्क फेस एज सच नहीं कह सकते, बट यस, एक बार ऐसा इंसिडेंट एक हुआ मेरे सामने। वो इट वाज अ बिग इंसिडेंट, इट्स अराउंड 2017। ओके। तो उस फैक्ट्री के अंदर मतलब 100% फायर हो गया था। अच्छा। तो इट इंसिडेंट हैपन इन मिडनाइट, ऑल्दो वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी। तो उस फैक्ट्री के अंदर 2500 वर्कर्स थे हमारे पास। अच्छा। और वो वर्कर्स को, क्योंकि वहाँ काम करने की स्थिति रह नहीं गई थी, और वर्कर्स तो आप समझते हैं कि उस टाइम पे वो कह रहे थे कि हम कहाँ जाएंगे। तो वो एक फेस मेरे लाइफ में था। तो कैसे हैंडल किया आपने फिर उसको? मैंने उस टाइम पे भी वो वर्कर्स के साथ, हमारे पास उसमें 15 से 20 बसेस होती थी जो लोकल एरिया से हमारे पास आते थे वर्कर्स। उन वर्कर्स को हमने दूसरी फैक्ट्री में बुला करके सबको कन्विंस किया था
कि आप 1 हफ्ते का टाइम दो, और जो वर्कर्स दूसरी वाली फैक्ट्री में एडजस्ट हो सकते थे वो हमने किए थे, अच्छा। ताकि उनको लॉस भी ना हो, और उनको ले ऑफ दे करके हमने किया था। और वर्कर्स वर एग्री, क्योंकि उन्होंने कहा कि ठीक है सर, ये तो एक प्राकृतिक आपदा हो गई है एक तरीके से, फायर तो कहीं कुछ भी हो सकता है, हादसा ठीक किसी के बात है। साथ हो सकता है। तो वर्कर्स के साथ हमेशा हमारी कनेक्शंस ऐसे रहते हैं एचआर के, कि वो कन्विंस हुए हमसे, ओके, और 1 हफ्ते बाद सब लोग काम पे आए। सो गुड। हम्म। सर जैसे अभी रिसेंटली भी हम सबको पता है कि अभी फरीदाबाद और नोएडा में कुछ वेजेस को लेकर के इश्यूज हुए थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है बेसिकली? क्यों क्यों हुए हैं और क्या इसका एग्जैक्टली में कोई प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट नज़र आ रहा है आपको लगता है? देखो, प्रोडक्टिविटी और ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जी। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके कॉस्ट का इम्पैक्ट तो एकदम से आया है। क्योंकि सर मैनेजमेंट को तो लग रहा है भाई अपने पैसे बढ़ा दिए 30%, तो अब इनसे 30% की एफिशिएंसी डिमांड करो। नहीं, मैनेजमेंट को ऐसा नहीं लगता है, फिर? ऐसा नहीं लगता है, ये लोगों की हाँ। परसेप्शन है कि मैनेजमेंट को ऐसा लगता है। हाँ, बट कॉस्ट कहीं न कहीं इम्पैक्ट तो करती है, तो थोड़ा-सा सीरियस रहने की ज़रूरत है। जो ओके। एफिशिएंसी की बात है, हुँ, तो थोड़ा-सा लोगों को एफिशिएंट होना चाहिए, और जो मिडल मैनेजमेंट है, उनको थोड़ा-सा केयरफुली होकर के काम करना चाहिए, ताकि जो वेजेस जिस हिसाब से बढ़ गए हैं, तो उस हिसाब से मिनट, सेकंड्स उनका थोड़ा-सा कैलकुलेशन रखना चाहिए, ओके। अनटिल अनलेस कोई हुँ। अनरेस्ट ना क्रिएट हो जाए। जी। सर अगर किसी एम्प्लॉयी का बेसिकली एक माइंडसेट चेंज हो जाए, कंपनी के सीनियर्स को लेकर के या कंपनी की पॉलिसी को लेकर के या कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव हो रहा है बेसिकली, और एचआर को पता लग जाता है कि भाई ये आदमी नेगेटिव हो रहा है किसी न किसी बात पे, चाहे पर्सनल रीज़न हो या फिर कोई कंपनी की पॉलिटिक्स समझ लेते हैं उसको। तो ऐसी कंडीशन में एचआर वीपी के जैसे हम आपसे बात करें, एचआर वीपी का क्या रोल बनता है? क्या उसको समझाना चाहिए या उसको जाने देना चाहिए कि भाई तू नेगेटिव हो रहा, तू जा एक काम कर, ऐसा कुछ? नहीं, देखो, ये तो किसी भी केसेस में ना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। एक तो नेगेटिव क्यों हुआ है, जो जी। वीपीएचआर का मेन रोल ये है कि ये देखना पड़ेगा कि नेगेटिव क्यों हुआ है। हुँ। उसके रूट कॉज में जाएंगे और उसकी काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। कंपनी से किसी एम्प्लॉय को निकाल देना या उसको जाने देना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता। हुँ। सॉल्यूशन ये है कि भी उसकी प्रॉब्लम देखी जाए कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, पर्सनल प्रॉब्लम है, ऑफिशियल प्रॉब्लम है, जो भी है, हम उसको उसकी उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हुँ, हुँ। और अगर उसका कोई खराब टाइम चल रहा है तो उसके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। तो उसको ठीक है। अच्छा फील कराना एक वीपीएचआर का काम है, और अच्छा। और उस एम्प्लॉय को जाने देना, ये तो मतलब कोई मतलब नहीं बनता है। तो सर अगर एक किसी फैक्ट्री की अगर मैं बात करूँ, ग्रुप की बात करूँ तो 1000-1200 एम्प्लॉइज़ होते हैं। बेसिकली स्टाफ की बात करूँ तो 400-500 स्टाफ तो होता ही है। तो अगर वीपी 400-500 लोगों की प्रॉब्लम ही सुनता रह जाएगा, तो काम कैसे करेगा फिर? तो नहीं, कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हो आप कि भाई मुझे कितने समय लोगों के साथ टाइम देना है या कितनी प्रॉब्लम को एड्रेस करना है? कैसे मतलब जस्टिफ़ाई करते हो आप? देखिए, एक वीपीएचआर तो सारी प्रॉब्लम्स नहीं सुन सकता है, यू आर जी। राइट। तो उसके लिए क्या है कि हमने एक हायरार्की मेंटेन की हुई है। जैसे कि? जैसे हमारे पास 10 प्लांट्स हैं। ओके, एवरी प्लांट हैव अ 70 टू 80 व्हाइट कॉलर स्टाफ, ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस ब्लू कॉलर्स। यस, तो वहाँ हमने हर फैक्ट्री में एक सीनियर मैनेजर पोजीशन डिप्यूट की हुई है, ठीक है, और वो सीनियर एचआर मैनेजर ऑलवेज मेरी कनेक्टिविटी में होते हैं। ठीक है। तो वो सब लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वो हमारी जो टीम है उसकी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होती है, हुँ, और मतलब वर्कर या स्टाफ कोई भी कहीं को प्रॉब्लम फील कर रहा होता है, तो दे फील ऑलवेज कंफर्ट टू डिस्कस विद एचआर। हुँ, तो वो एचआर के साथ डिस्कस करते हैं, जो इश्यूज वो रिजोल्व कर सकते हैं वो करते हैं, अदरवाइज दे एस्केलेट टू मी। ओके। हाँ। तो फिर आप कैसे जस्टिफ़ाई करते हो? सपोज़ सर अगर 10 फैक्ट्री जैसे आपने बताया, 10 फैक्ट्री में लेट्स से 5-5 एग्ज़ाम्पल आए, तो मतलब 50 प्रॉब्लम आपके पास आ गई। तो 50 के 50 हैंडल आप करेंगे या फिर आप कैसे फ़िल्टर करते हो बेसिकली कि यार ये मेन प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, इसको मैं खुद पर्सनली एड्रेस करूँगा। वहाँ पे हम जानना चाहते हैं सर आपकी क्या बेसिकली परसेप्शन रहते हैं कि इन 50 प्रॉब्लम में से कैसी आप आइडेंटिफ़ाई करते हो इन 50 में से भाई रोहित ये 4 प्रॉब्लम तो मेन है, इसको मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मुझे एड्रेस करना है? देखो, अगर देखा जाए, अगर कोई स्टाफ है उसकी बिल्कुल एफिशिएंसी डाउन हो गई है और हमें लगता है कि यार वो चले जाएगा, क्योंकि एचआर के वो डेली रूटीन पे मैं मीटिंग्स कर रहा होता हूँ, वीसी करता हूँ सारे ओके, प्लांट्स के साथ एंड कॉर्पोरेट ऑफिस के साथ, तो मैं सारी रिपोर्ट्स उनसे ले रहा होता हूँ। मैक्सिमम टाइम तो हम उनको डिसीजंस देते देते होते हैं कि भाई ठीक क्यों है। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर ओके। दो। अगर उन्हें लगता है कि नहीं सर, ये तो बिल्कुल रिजिड हो गया है कोई बंदा, लेट्स किसी ने रेजिग्नेशन ही कर दिया है, हुँ, हुँ। और रेजिग्नेशन के लिए वो एचआर मैनेजर को बता ही नहीं रहा वो क्यों जा रहा है क्या नहीं है, तो उस केस में मैं पर्सनली उनको अपने पास बुलाता हूँ। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस नहीं होते हैं। तो क्या लगता है सर जब ऐसे केसेस में कोई आपके पास आता है तो क्या मेजरली रीज़न निकल के आता है? क्या कंपनी प्रेशर होता है या अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाती है? मैक्सिमम टाइम तो हमारी इंडस्ट्री में उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है। हुँ। मैक्सिमम टाइम यही तो होता सर है। क्या उस कंपनी में जब इतने साल आपने इतनी मेहनत करके उसको लेकर के आए बेसिकली, उतना समय उसने इंडस्ट्री में लगाया, तो आज ऐसी क्या सिचुएशन बन गई कि बाहर वाली कंपनी उसकी वैल्यू समझ रही है?
आपकी कंपनी उसकी वैल्यू नहीं समझ रही है, ऐसा क्यों? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि कंपनी उसकी वैल्यू नहीं समझ रही है। तो सर अगर वैल्यू नहीं समझ रही तो फिर उसको उतना पैसा क्यों नहीं मिल रहा जो उसको बाहर वाली कंपनी दे रही है? ऐसा होता है, मैं बताता हूँ आपको। जी, कुछ कंपनीज़ होता क्या है कि कुछ सीज़नल कंपनीज़ होती हैं। ओके, उन्हें सिर्फ़ 6 मंथ और 8 मंथ्स काम करना होता है ठीक इस है। अपैरल इंडस्ट्री के अंदर। जी, तो वो उस हिसाब से देख रहे होते हैं चीज़ें। तो उस केसेस में अक्सर होता क्या है कि जो मिडल मैनेजमेंट स्टाफ होता है, वो जो है उनसे भ्रमित हो जाते हैं हुँ, कि यार वो मेरे 2 को पैसा फालतू मिल रहा चल इतनी रहा हाइक मिल रही है, मैं ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। हाँ, तो जब वो मेरे से मिलते हैं तो मैं उन्हें बताता हूँ कि ये ऐसे है, ये 8 महीने वाला है, ये 12 महीने वाला है। जैसे मैं अपनी ठीक कंपनी की बात बात है। करूँ तो हमारे जो बड़े प्लेयर हैं, जो हू आर द बिग प्लेयर्स, तो दे वर्क 12 मंथ्स, दे हैव ओके, इनफ वर्क टू रिटेन आवर स्टाफ। जी, तो जब हम उनको रियलिटी बताते हैं तो उनको रियलिटी थोड़ी सी समझ आती है, जो कि उन्हें फैक्ट्री लेवल पे नहीं समझ आ रही होती है एचआर हुँ, मैनेजर। हुँ, 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 तो जब वो मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं यार, एक ट्रस्ट होता है कि हुँ। यार सर कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं, और वो चीज़ें सेटल हो जाती हैं। बट सर कहीं न कहीं भई मनी इज़ अ मोटिवेशन फैक्टर फॉर एवरी एम्प्लॉयी। हुँ, आप उसको सपोज़ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, सपोज़ आप उसको किसी को 1 लाख रुपए दे रहे हो, उसको कहीं बाहर 1.5 लाख रुपए मिल रहा है, तो 50,000 का गैप है। तो समझ में आता है कि ठीक है भाई तू 50,000 का तेरे को गैप मिला है लेकिन 6 महीने फैक्ट्री चलती है, वो 6 महीने बाद बंद रह जाती है। ठीक है, हम आपकी प्रॉब्लम समझ के कहीं समहाउ उसको देख लेते हैं बीच में। तो उस कंडीशन में आप अप्रेज़ल जब आप उसको करते हो, तो क्या पॉलिसी रहती है आपकी बेसिकली? एक्चुअली होता क्या है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉइज़ को आती हैं, हुँ, इसमें जो हमारे यहाँ जो बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, उनको वो उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। जी। उन्हें खाली वो 50,000 ऊपर का दिख रहा होता है। जी, जी, जी। तो क्योंकि वो अवेयर नहीं होते उस इंडस्ट्री के बारे में, तो जब हमारे पास वो मेरे पास आता है, तो मैं उसे बताता हूँ कि ये जो बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स वहाँ नहीं है। हुँ, तुम्हें हुँ, हुँ। ऑलरेडी तुम इतना ले रहे हो यहाँ पे। करेक्ट। ये बेनिफिट्स यहाँ हैं, बिकॉज़ वी आर द बिग प्लेयर, तो वी आर पेइंग एवरीथिंग हुँ, लाइक ऑल हुँ। सोशल बेनिफिट्स। तो जो कंपनीज़ इस टाइप की 7-8 महीने वाली होती हैं, वो बेनिफिट्स उनको नहीं दे रही होती हैं। हुँ, हुँ। लेकिन उस टाइम पे उस एम्प्लॉयी को 50,000 खाली दिख रहा होता है। तो जब हम उसको बताते हैं, तो उसको वो समझ में आता है। तो सर फिर भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो हाइक देते होंगे आप लोग? हाँ, वो उनका एक ट्रस्ट होता है एम्प्लॉयी का हमारे प्रति कि भई अगर हमारी सर से बात हो गई है, तो जहाँ 8% का बजट होगा, जहाँ 10% का बजट होगा, तो वहाँ पर थोड़ा अप्स एंड डाउन करके उसको वो देख तो लेंगे। सर जैसा भी आपने बताया 8 या 10% का फ़र्क सिस्टम रहता है। कोई तो एम्प्लॉयी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके की परफ़ॉर्मेंस दी है, ताबड़तोड़ बैटिंग करी उसने पूरे साल और मतलब एफिशिएंसी ले लो, प्रोडक्टिविटी ले लो, कॉस्ट ले लो, हर चीज़ में अव्वल है वो। किसी दूसरी फैक्ट्री में परफ़ॉर्मेंस अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है, बट आप दोनों कैटेगरी के लोगों को एक तरह नाप रहे हो आप, हुँ, इंक्रीमेंट के टाइम पे अप्रेज़ल हुँ। पे, सबको 8% या 10% दे दिया। तो आपको नहीं लगता क्या जो बेस्ट परफ़ॉर्मर वाले का आपने मतलब आपने क्या नाम है उसका मोरल बूस्ट करने की बजाय उसको तोड़-ओड़ दिया आपने तो? फिर हुँ, फ़ायदा क्या हुआ उसको इतनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस देने का, जब 10% ही मिलना ही है। हुँ, फेलियर को भी 10% दे दिया आपने, जीतने वाले को भी 10% दे दिया। वो हुँ, तो कहेगा कल से भाई मैं भी फेलियर ही बन जाता हूँ, क्यों हुँ। मेहनत करूँगा इतनी? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। इस टाइप के केसेस में हम लोग देखते हैं जो कि बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं, तो वी एचआर ऑलवेज़ गिविंग द प्रमोशंस आल्सो। तो ये आपका दायित्व बनता है मेरा दायित्व बनता है, कि और आप अपने कंपनी के ओनर्स को बताएँगे कि हम नहीं सर हम ये 10 बताते हैं और कैटेगरी हम में नहीं है। करते हैं। हम अच्छा, बताते हैं और करते हैं। अच्छा, अगर अगर मेरी आप बात करोगे तो मेरे टेन्योर में मैं जिस भी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ रहा हूँ, उसमें मतलब अगर इन विदिन अ ईयर ऐसे 3, 4, 5 लोग ज़रूर होते हैं जो कि प्रमोट कर हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, हमेशा प्रमोशंस, और हम वो ओके। प्रमोशन सेलिब्रेशन करते हैं ताकि जो कि अदर स्टाफ है वो उससे एनकरेज हो सकें, उनके अंदर भी मोटिवेशन आ सके। तो कई बार आपको कंपनी के ओनर ने बोला नहीं, भाई आप अंकित आप हर बार लेके आ जाते हो इतने लोगों को, नहीं करना, नहीं, ऐसा नहीं ऐसा होता। कुछ नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, हम लोग बहुत सिस्टम बेस्ड कंपनी है और ओके। हम लोग केपीआई बेस पे काम करते हैं। क्या और केपीआईज़ देखते हो बेसिकली सर आप? केपीआई बेस बेसिकली केपीआई में दिखता है कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है। यहाँ ओके, कोई बायस होके किसी के लिए हम काम नहीं करते, कोई फेवरेटिज्म नहीं है यहाँ पे। अच्छा, हम लोग डेटाबेस पे काम करते हैं कि एक्स वाई जेड की परफॉर्मेंस ये आ रही है, और ए बी सी की परफॉर्मेंस ये आ रही है। तो वो हुँ, डेटाबेस है, और यहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि फेवरिज्म हो रही है। हुँ। हमने एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है जिस बेसिस पे हम प्रमोशंस करते हैं, जिस बेसिस पे हम इंक्रीमेंट्स करते हैं। सर जैसे अभी आपने एक बात बताई फेवरेटिज़्म नहीं है आपके यहाँ पे, बट कुछ भी इंडस्ट्री के अंदर आज भी लोगों का ऐसा परसेप्शन है कि एचआर ना फेवरेटिज़्म करता है। जिसका चेहरा पसंद आ जाता है उसको रोक लेता है, जिसका पसंद नहीं है उसको प्रेशर दे देता है। ऐसा क्यों? अब लोगों की परसेप्शन है, इसमें तो कुछ नहीं कर नहीं सकते, सर बट लेकिन हमारे व्यूअर्स तो आज आपको देख रहे हैं, आप एक फेस बन के बैठे हैं सर हमारे साथ। तो हम चाहते हैं लोगों की जो परसेप्शन है बेसिकली, क्या ये सही परसेप्शन है इनका और गलत है तो इसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? सर प्लीज़। परसेप्शंस एक्चुअली लोगों की गलत नहीं है। कुछ कंपनीज़ आज भी ऐसी हैं जो कि मैकेनिज़्म पे काम नहीं करती हैं, फुल प्रूफ काम नहीं करते हैं।
तो वहाँ जैसे कि अभी आपने बताया था कि दो लोग एक जैसा दो लोग काम कर रहे हैं और दोनों को इंक्रीमेंट सेम मिलता है। एक 100% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, एक 50% पे काम करता है। जी। तो वहाँ जो वो 100% वाला होता है या जो 50% वाला होता है, तो 50% वाले को लोग ये परसेप्शन बना लेते हैं कि यार ये इनका फेवरेट है, तभी 100% वाले के साथ इन्होंने इंक्रीमेंट दिया है। बट टाइम हैज़ बीन चेंज। अब वो परसेप्शंस रहनी भी नहीं चाहिए और है भी नहीं मेरे हिसाब से। तो ये मैकेनिज्म जब तक सेट नहीं होंगे तब तक ये परसेप्शंस रहेगी। जी। या और अगर सर कोई अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या? एक एम्प्लॉयी माइंडसेट के बेस पे मैं पूछ रहा हूँ सर। एम्प्लॉयी को लग रहा है कि भाई मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। हम्म तो उस कंडीशन में हम जानना चाहेंगे एक एचआर वीपी की क्या सपोर्ट बेसिकली उनको मिल सकती है ऐसे कंडीशन में? क्योंकि एट द एंड दरवाजा एक ही है सबके लिए, वर्कर के लिए भी, मिडिल प्रोफेशनल्स के लिए भी, एचआर। नहीं और एचआर उसकी बात सुन नहीं रहा। अब नहीं बताओ। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब एचआर ही एक दरवाजा है। जी। एचआर कैन बी द यू नो mediator of the management and operations team for communicate the things, but अगर ऐसे कभी लगता है कि एचआर भी बायस हो गया है तो the people can escalate this matter to the फिर तो management। सर विश्वास ही उठ जाएगा सबसे, हैं? विश्वास वैसे उठ जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर एचआर ऐसे करता है तो फिर तो डेफिनेटली विश्वास हट जाएगा। जी। लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर अगर कहीं ऐसा होता है तो दे कैन एस्केलेट दिस प्रॉब्लम टू मैनेजमेंट। ओके। या सर एक सवाल मैं थोड़ा डीप पूछना चाहता हूँ। अगर सपोज किसी फैक्ट्री के अंदर किसी पे कोई एलिगेशन लग गए, एक्स वाई जेड रीज़न, कि एक्स वाई जेड कोई भी रीज़न हो सकता है, तो एचआर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बनती है उस एलिगेशंस को सही साबित करने में एक एम्प्लॉय के ऊपर? सपोज अगर मैंने किसी पे एम्प्लॉय लगा दिया, मुझ पे किसी ने एलिगेशन लगा दिया, किसी पे भी लगा दिया, ये लड़का ठीक नहीं है, गलती करता है, एक्स वाई जेड रीज़न, तो बीइंग एन एचआर उसका क्या रोल बनता है कि एक तरफा सुन के डिसीजन ले लेना है या दोनों पक्ष की बात सुनेंगे? और सुनेंगे तो क्या आप कैसे जस्टिफाई करते हो और क्या रिकॉर्ड प्रेजेंट करते हो सामने कि भाई वाकई में तुम गलत थे या तुम गलत नहीं थे? तो कैसे जस्टिफाई करते हो एलिगेशंस को आप? या सी द पीपल हैव यू नो मोर ट्रस्ट विद एचआर टीम। या अगर उनका एचआर के साथ बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है तो एचआर को उन दोनों की बातें सुननी चाहिए। ओके। दोनों बातें सुनने के बाद उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स दोनों लोगों के साथ सामने रखने चाहिए ओके। ताकि वो जो एक ट्रस्ट है उनका एचआर के साथ या और जो दूसरे लोग वहाँ हैं काम कर रहे हैं उनका जो ट्रस्ट एचआर के साथ होता है वो ट्रस्ट बना रहे। और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो है उनके सामने रखनी चाहिए कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन है और ये प्रूफ्स हैं तुम्हारे। और तो फिर मुझे लगता है कि वो ट्रस्ट भी बना रहेगा और किसी को ये नहीं लगेगा कि भाई कोई बायस हो गए हैं, एचआर बायस है। सर कई बार मैनेजमेंट कुछ टफ डिसीजन लेती है वर्कर्स को लेकर, मिडिल प्रोफेशनल्स को लेकर के, और एचआर देख रहा है भली भांति कि नहीं यार मैनेजमेंट गलत कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में एचआर मैनेजमेंट की तरफ होता है या एम्प्लॉय की तरफ होता है? देखो जो इस टाइप की जो सिचुएशन होती है जी। एचआर दोनों तरफ होता है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं जो क्लियर चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंसी मैनेजमेंट के साथ हमेशा रखता है कि ये जो चीज़ें हैं ये गलत डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि वो एडवाइस डिपार्टमेंट है। वो एचआर। एडवाइस यस वो ओके। एडवाइस करेगा मैनेजमेंट को कि ये गलत है, ये गलत है। ठीक है। ठीक है। और वो एम्प्लॉय को भी बताता है कि भाई ये गलत है, ठीक है, और ये ठीक है। लेकिन ऐसा रेयर ही कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज हो सकती है। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि जो मैनेजमेंट है वो दे ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट विद देयर एम्प्लॉइज। ओके। या सर एक एचआर का एक अपैरल इंडस्ट्री की बात करें या फिर किसी भी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे मेन इंपॉर्टेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एचआर की? क्या लेबर के इश्यूज को हैंडल करना है, एब्सेंटिज्म को कंट्रोल करना है, या फिर जो एक प्रेशर है बेसिकली, माइंडसेट को प्रेशर है, काम का प्रेशर है, उसको हैंडल करके चीज़ों को स्मूथली चलाना है? क्या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है एचआर की? एचआर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमन लाइफ साइकिल बैलेंसिंग जैसे करना। कि सर ये जो शब्द आपने यूज़ किया है ह्यूमन लाइफ साइकिल, सुनने में तो बड़ा मॉडर्न लगता है बट वो इंडस्ट्री में मिसिंग है आज भी। नहीं मिसिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ। हाँ, अगर बात करें तो इसमें कि भी वर्कर्स की एब्सेंटिज्म हो रही है तो वो क्यों हो रही है? हम्म। क्या ओवरटाइम कंट्रोल नहीं है? हम्म। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये हो सकता ठीक है। है। एट्रिशन की बात करें तो एट्रिशन इज ऑल्सो लिंक विद दिस। करेक्ट। अगर ओवरटाइम बहुत ज़्यादा है और मतलब बियॉन्ड द लिमिट चीज़ें जा रही हैं तो एट्रिशन भी इफेक्ट हो जाएगा, एब्सेंटिज्म हो जाएगी। और ये सारा जो लाइफ साइकिल बैलेंसिंग की मैं बात कर रहा हूँ ये सारा जनरेट ही वहाँ से होता है। तो ये एचआर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे पास जो लोग काम कर रहे हैं उनकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो, उनकी पर्सनल लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए काम का। तो ये अच्छा। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है एचआर की।
दूसरा सर हम बात करते हैं कि आज भी गारमेंट फैक्ट्री के बात करें तो एट्रिशन और एब्सेंटिज्म की अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज ये 5 से 10% के बीच में रहता ही रहता है। तो इसको कंट्रोल करने के क्या सिस्टम्स हैं लगा सकती है कंपनी? देखो, जो एट्रिशन कंट्रोल करने वाली बात है, तो जो मैंने अभी पहले भी बताया था, जी ये जो ह्यूमन कनेक्शन बिल्डअप वाली बात है, अगर देखो वर्कर्स को मैक्सिमम टाइम, जैसे भी आपने बताया था कि वो सुपरवाइजर्स का प्रेशर होता है, मिडिल जी। मैनेजमेंट का प्रेशर होता है, उस केसेस में जहाँ ये गैप एचआर का और वो वर्कर का गैप आ जाता है, तो ये एट्रिशन इंक्रीज होने लगता है। जहाँ ओवरटाइम बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ एट्रिशन होने लगता है। जी। तो मुझे लगता है इसके लिए प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग होनी चाहिए, एचआर का कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए वर्कर्स के साथ, और वर्कर्स के साथ मतलब कनेक्शन इस लेवल का होना चाहिए कि उनके साथ कभी जैसे मेरे एचआर मैनेजर्स जो होते हैं वो वर्कर्स के साथ इवनिंग में चाय पीते हैं, अच्छा। चाय पीते हैं, स्नैक्स लेते हैं, स्पेशली जो न्यू हायरिंग्स होती हैं उनके अच्छा, साथ, ताकि ओके। उनको अच्छा फील हो सके। तो कितने दिन तक चलता है प्रोसेस ये? ये 5 डे चलता है, अच्छा, कंपल्सरी बना रखा है आपने? कंपलसरी बनाया हुआ है। और अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो? नहीं पी रहा ये चाय? पॉसिबल नहीं है कि नहीं पिएगा, चाय नहीं पिएगा तो कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे, कुछ ना कुछ बैठेंगे साथ अच्छा, में, एचआर करेगा उनके लिए? एचआर करेगा उनके साथ, ओके। बैठेगा उनके साथ, डिस्कस करेगा, तुम्हें कैसा लगा, कैसी लगी कंपनी, कहीं कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो लेबर होती है उसमें भी आपस में बड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, वो एक दूसरे को प्रोवोक करते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो वो जो हम सवेरे मैंने बताया था इंडक्शन करते हैं, तो वो शाम को उसका फिर दोबारा से फीडबैक लेते हैं, तुम्हें कैसा लगा, माहौल कैसा है कंपनी का, क्या है क्या नहीं है। तो ये सब चीज़ों जो मैकेनिज्म है, ये कहीं ना कहीं हमारे एट्रिशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ओके। एब्सेंटिज्म को मिनिमाइज कर उसको रहे थोड़ा होते हैं, अपनापन लगता है कि यार एचआर अपनापन काम लगता का है। यार है। हाँ, तो सर ये सब चीज़ें जो आपने बताई, जैसे आप उनके साथ कनेक्ट करते हैं, फिजिकल मतलब फिजिकल बीज नॉट पर्सनल टच आप उनको देते हैं, तो सिर्फ ये वर्कर के लिए है या मिडिल मैनेजमेंट के लिए भी है? मिडिल मैनेजमेंट के लिए, स्टाफ के साथ मिडिल भी है? मैनेजमेंट के लिए भी है। अच्छा। हाँ, मिडिल मैनेजमेंट के लिए भी है। मिडिल मैनेजमेंट के लिए हम एक बडी नॉमिनेट करते हैं, वो बडी उसके साथ होता है पूरे टाइम। क्या करते हैं सर, समझा नहीं? एक बडी नॉमिनेट करते हैं, बडीन? बड़ी बड़ी ये क्या होता है सर ये? बड़ी मतलब उसका दोस्त, एक अच्छा, हम उसका उसको दोस्त देते हैं बना कि देते हो। अच्छा, उसके ठीक साथ है। रहेगा, ओके। और उसकी जो भी इश्यूज हैं या उसको कुछ अगर गलत फील हो रहा है, वॉशरूम कहाँ है, पानी कहाँ पीना है, खाना कहाँ खाना है, प्रॉब्लम आएगी किसको बताना है, कंपनी के एग्जिट्स कहाँ हैं, कंपनी की कैंटीन कहाँ है, ओके। कंपनी में किस टाइम आना है, किस टाइम जाना है, अपार्ट फ्रॉम एचआर इंडक्शन, ये एक बड़ी हम एलोकेट उसके सर अगर कोई कंपनी में आपके बंदा, कोई स्टाफ एक सीनियर पोजीशन में बंदा ज्वाइन कर रहा है, तो एचआर का क्या रोल है उसमें, उसकी ट्रेनिंग पार्ट को लेकर के? सपोज किसी बंदे ने आपकी फैक्ट्री में ज्वाइन किया, तो क्या ज्वाइन करा के छोड़ दिया आपने, उसके फॉर्म फिलअप करवा दिया, उसकी पंचिंग करवा दी, इतना ही काम है एचआर का? या इससे आगे कोई इंडक्शन कराना, सारे डिपार्टमेंट हेड से उसको इंट्रोड्यूस कराना, हफ्ता 10 दिन उसको फ्री हैंड छोड़ना कि भाई आप फैक्ट्री में घूम के देखो, आप स्वेट एनालिसिस कीजिए, लाइक स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, क्या इन सब चीज़ों में एचआर का रोल है कुछ? हाँ बिल्कुल है। कैसे? जब कोई सीनियर बंदा ज्वाइन करता है, पहले दिन हम उसका वो फॉर्म फिल वाली वो सारी फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी के बाद उसका इंडक्शन पार्ट करते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं, फिर उसको फैक्ट्री लेके जाते हैं। सीनियर पोजीशन पे तो फैक्ट्री कौन घुमाएगा सर उसको? फैक्ट्री तो मैं खुद जाता हूँ, अगर कोई अच्छा, सीनियर लेवल का बंदा सीनियर पे आ रहा है अगर तो कोई वहाँ का वीपी एचआर है, को? जीएम है, अच्छा। तो मैं खुद जाता हूँ, वहाँ का एचआर को साथ में लेता हूँ, ओके। सीनियर मैनेजर एचआर को, उसको पूरी फैक्ट्री में वॉक थ्रू कराते हैं, सारी फैक्ट्रियों में? सारी फैक्ट्री ठीक है। घुमाते हैं, वहाँ के जो स्टाफ हैं उनके साथ इंडक्शन इंट्रोडक्शन कराते हैं कराते हैं। प्रॉपर, अच्छा। वहीं पे फिर एचआर को उसका बड़ी बनाते हैं जो कि उसके साथ वो कंटिन्यू रहेगा। जी। फिर 5 वीक फीडबैक लेते हैं, 5 डे फीडबैक लेते हैं उससे कि वो तुम कैसा फीडबैक फील लेते कर हो रहे सो दैट कि अगर कोई कमी पेशी बता रहा है तो आपके हो, पास अच्छी उसको ठीक अपॉर्चुनिटी कर है सकें हम, डेवलप करने की। उसको ठीक कर सकें। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ बताई Yeah. सर, दैट इज़ बेसिकली मिसिंग मोस्ट ऑफ द कंपनीज। दीज थिंग्स आर मिसिंग इन इंडस्ट्री। या तो सर ये आपको किसने बताया कि ऐसा करना चाहिए, या आपको शुरू से था कि नहीं, या मुझे समथिंग डिफरेंट, आई हैव टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट एनवायरनमेंट? दिस इज द बेसिक रोल ऑफ एचआर। नहीं, दिस इज बेसिक रो, Yeah. बट दिस जैसा अभी आपने बताया ये सब चीज़ मिसिंग है इंडस्ट्री के अंदर। सारे एचआर को तो पता होता ही है ना कि भाई क्या करना है, बट कोई कर नहीं पा रहा है इन चीज़ों को, या कोई जानबूझ के नहीं करता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट जो कोई कर रहा है डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर गुड कल्चर क्रिएट कर रहा है। जब मैं जूनियर लेवल पे होता था तो मैं दिखता था कि एट्रिशंस बहुत होते थे, ये मैं 2007-8 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैं देखता था जीएम आता था फैक्ट्री में और वो 2-4 दिन करके चले जाता था, तो मैं हमेशा इस पे सोचता रहता था कि ऐसे क्या हुआ होगा, क्यों चले गया होगा। तो मैं अपने फादर से हमेशा डिस्कस करता था। अच्छा। तो मेरे फादर क्योंकि इस इंडस्ट्री में नहीं थे अपैरल में, वो ऑटोमोबाइल जी। एनर्जी इंडस्ट्री में थे, तो वो बताते थे कि ऐसे तुम लोग करते हो क्या, इंडक्शन करते हो उसका, उसके साथ कौन रहा 3 दिन तक, 3 दिन में उसे अगर खराब फील हुआ तो वो कौन देख रहा है, किसको बता रहा है वो? किसको बता रहा है। करेक्ट। मैंने कहा मेरे को बता रहा है कि तुमने बताया है उसको कि तुम्हें बताना है, हाँ। और वो तो तुम तो मैनेजर हो, तुम तो एग्जीक्यूटिव हो, तो तुम्हें क्यों बताएगा, वो तो अपने लेवल के बंदे को बताएगा हाँ, ना। ठीक बात है।
तो फिर मैंने कहा वो मैनेजमेंट को बता सकता है। कहते मैनेजर आते हैं क्या वहाँ पे, वो मालिक आते हैं क्या, मैनेजमेंट आता है वहाँ पे? करेक्ट करेक्ट। मैंने कहा नहीं वो तो नहीं आते। कह रहे वो इसी दिन इसलिए 3 दिन पे चले जाते हैं। 3 दिन में उसके अंदर जहर घुल गया उसके अंदर जहर घुल जाता है, उसको चीजें समझ नहीं आ रही होती है और वो निकल पड़ते हैं। कि भाई यहाँ दाल घुलने वाली नहीं। तो मेरे को ये लगता था शुरू से कि यार ये चीजें होनी चाहिए। मैंने बहुत फॉर्म्स डेवलप किए अपने लाइफ में, कुछ जगह पे इम्प्लीमेंट हुए, कुछ पे नहीं हुए। तो ऐसे करते 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 आज चीजें लगती हैं कि अभी और बहुत सारी चीजें हैं जो लगता है हम कहीं कर सकते कहीं हम कर सकते हैं। हैं। सर जब मैं बात करता हूँ कि एक बंदा, आप किसी एक्सपीरियंस होल्डर बंदे को अपनी फैक्ट्री में लेकर के आते हैं, 15-20 साल का तजुर्बा है, अच्छी अच्छी कंपनी में काम करा है, हर जगह 5-5 6 साल दे करके आया है, आपकी फैक्ट्री में आकर के वो बेवकूफ़ साबित हो जाता है, काम नहीं कर पा रहा, क्या रीज़न है? नॉलेज तो उसके पास थी, उसके पास स्किल्स भी थी, उसी के बेस पे आपने 15-20 दिन भी लिया, आपने उसका बैकग्राउंड भी चेक किया, आपने सैलरी नेगोशिएट भी करी, सब कुछ आपने किया। आपकी कंपनी में आने के बाद वो बंदा बैड परफॉर्मर कैसे बन गया? बैड परफॉर्म बनने के कारण होते हैं। एक कारण तो सबसे बड़ा ये होता है वो एक्सपीरियंस्ड है, सब चीजें वो जानता है। ठीक है। जब जो जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो आया, सपोज करो वो शाही से आया, शाही के डिफरेंट सिस्टम हो सकते हैं, पैरामाउंट के डिफरेंट सिस्टम हो सकते हैं, साउ एक्सपोर्ट के डिफरेंट सिस्टम हो सकते हैं। तो जो जहाँ आता है वहाँ के डिफरेंट सिस्टम होते हैं। ठीक है। अब वहाँ अगर उसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ नहीं है, उसको सिस्टम समझ आ नहीं रहे होते हैं और उसे बताने वाला कोई होता नहीं है वहाँ, तो वो बैड परफॉर्मर बनता चले जाता है, क्योंकि उसको कोई सिखाने वाला समझाने वाला नहीं है। तो इसमें मेरे हिसाब से जो आईटी का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आज मैक्सिमम कंपनीज क्या है कि वो डैशबोर्ड पे आ गई हैं। करेक्ट। तो वो डैशबोर्ड की ट्रेनिंग ही मिसिंग होती है। अगर वो डैशबोर्ड की ट्रेनिंग उसको फर्स्ट डे मिल जाएगी तो उसको समझ आ जाएगा यार मैंने ऐसे ऐसे चलना है, और वो प्रीवियस के लॉसेस भी देख लेगा। हाँ ठीक बात है। ठीक है यार, पर डे लॉसेस कितने यहाँ पर टॉलरेंस है, कितने नहीं है। तो वो कहीं भी उसके अंदर हवड़ा तबड़ी नहीं मचने वाली है। तो अगर उसे पहले ही दिन वो एचआर के साथ जब इंडक्शन हो रहा है और उसका अगर वो आईटी ट्रेनिंग प्रॉपर हो जाएगी तो कंपनी के सिस्टम्स को समझ लेगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो बैड परफॉर्मर होगा। सर जैसे कि आपने बताया कि कोई बंदा आ रहा है उसकी इंडक्शन बहुत जरूरी है, तो इंडक्शन कराना है जैसे आपने बताया एचआर का पार्ट है, मालिक का इसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई नहीं, उसने बस फैक्ट्री को वो बंदा देखा और ले आया। तो ये कितने दिन की बेसिकली एक जेन्युइन ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, इंडक्शन प्रोग्राम, जिसके अंदर वो कंपनी के प्रॉज एंड कॉन्स भी जान ले, प्रॉफिट लॉस की समरी भी जान ले, और कौन बंदा किस लेवल का है और किससे कैसा क्या काम लेना है, क्या पॉलिसीज़ हैं एचआर की रिलेटेड, वर्कर से रिलेटेड, मतलब पूरा सिस्टम जो है ये पूरा समझ ले। तो ये कितने दिन की एक साइकिल होती है बेसिकली, जिसके अंदर वो जब निकले उस साइकिल से वो कमाल का आदमी निकले? ये मुझे लगता है 15 डेज का होना चाहिए। अच्छा, 15 डेज का होना चाहिए। आप कोई बता सकते हो सर जैसे जैसे क्या क्या पहले क्या होना चाहिए, फिर क्या, फिर पहले फिर दिन क्या? तो अगर कायदे से किसी की ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज हो रही है तो उसमें आधा दिन लग जाता है। अच्छा ठीक है। आधे दिन के बाद फिर उसको एचआर की पॉलिसीज बताते हैं हम। अच्छा एचआर की पॉलिसी ठीक है। बताते हैं। नेक्स्ट उससे समझते हैं कि आपको समझ आया क्या, वो ठीक सब है। समझ आने के बाद फिर उसकी एक मीटिंग मैनेजमेंट के साथ होनी चाहिए। अच्छा। आफ्टर दिस इंडक्शन में हम उसको पूरा कंपनी का विजन बताएंगे, मैनेजमेंट का विजन बताएंगे, एचआर का विजन क्या है, हम नेक्स्ट टाइम में क्या देख रहे हैं, हमारी नेक्स्ट ग्रोथ क्या है, वो उसको पूरा चीज़ें समझ मतलब आप उसको अपने विजन का पार्टनर बनाते हैं? पार्टनर बनाते हैं। ओके। और फिर उसका जो थर्ड डे होता है, थर्ड डे में उसको फिर सबसे इंट्रोडक्शन कराते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन कराने के बाद फिर वहाँ से उसका एक बड़ी एलोकेट करते हैं, वो बड़ी उसके साथ एंगेज रहेगा। लेकिन नेक्स्ट जो उसका जो फोर्थ डे होगा, फोर्थ डे में वो अपने डिपार्टमेंट को समझ रहा होगा ओके। कि भी मेरे डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग हैं, क्या है, वहाँ की हायरार्की समझेगा, ठीक है। वहाँ के फिर प्रोडक्ट को समझेगा। तो ऐसे करते उसके 6 दिन निकल जाते हैं। 6 दिन बाद जब वो अपनी रिदम पकड़ता है काम की, तो उसका नेक्स्ट वीक है। नेक्स्ट वीक में आकर के जो वो रिदम पकड़ेगा, जो उसके ऑब्स्टेकल्स हैं, जो हमने एक हफ्ते में जो लोग उसे मिले हैं, उसे समझाने वाले बताने वाले, अपने ऑब्स्टेकल्स उनके साथ डिस्कस करेगा। तो वो करते करते नेक्स्ट वीक एंड तक जब आएगा 15 दिन में, तो वो हमारी कंपनी के साथ एक एक्सपीरियंस बंदा बन चुका होगा। वो कोई नया बंदा नहीं रहने वाला हमारे यहाँ के लिए। तो उसको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो वो ओरिएंटेशन और इंडक्शन उसका कंप्लीट 15 डेज का होना चाहिए। ओके गुड। सर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना थोड़ा स्पिरिचुअल से रिलेटेड एक सवाल जब करूँगा, आपने शायद सर आपने महाभारत जरूर देखी होगी। पांडव जो थे वो श्री कृष्ण से सलाह लेते थे और कौरव जो थे मामा शकुनी से लेते थे। बट इंडस्ट्री के अंदर आज भी कृष्ण और शकुनी जैसे लोग जरूर मिलते हैं सर, आप जानते भी होंगे। जो सबसे राय ले रहा है बेसिकली वो परेशान है, और जिसने कृष्ण की तरह किसी एक को पकड़ लिया वो उसका बेड़ा पार है, वो निकल रहा है। तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे हमारे व्यूवर्स को कि शकुनी टाइप के लोग कैसे होते हैं और कृष्ण टाइप के लोग कैसे होते हैं? एक मिडिल मैनेजमेंट का बंदा, सपोज एक सीनियर पोजीशन में बंदा कोई ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन तो कर रहा है, इंडस्ट्री के अंदर शकुनी जैसे लोग बहुत मिलेंगे। अरे सर कहाँ फंस गए आप, हम ही बहुत दुखी हैं यहाँ, तो कैसे कैसे तक टाइम कट रहा है हमारे यहाँ पे, कुछ नहीं है सर, ये भी ऐसी है, एचआर भी ऐसी है, मैनेजर भी ऐसी है, जीएम भी ऐसी है, कंपनी के मालिक की तो खैर बात ही मत करो। तो ऐसे ऐसे कुछ जहरीले बातें करता है, आदमी को लगता है कि यार कहीं ना उसका मतलब कॉन्फिडेंस बिल्कुल डिमोरलाइज कर दिया।
और वहीं पे अगर कोई कृष्ण जैसा कोई बंदा मिल जाए, सारथी टाइप का मिल जाए कि कोई बात मत कर यार, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ ना, पार लगा देंगे, देखी जाएगी, तो कैसे जस्टिफाई करेगा मेरा नया एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है? देखो मेरे को लगता है कि जो जो शकुनी है वो शकुनी ज़्यादा होते हैं, जी, कहने में शकुनी ज़्यादा होते हैं, लेकिन किसी भी नए एम्प्लॉय को ये जान लेना चाहिए कि हमें श्री कृष्ण के साथ जाना है, करेक्ट, और श्री कृष्ण एक ही है जो उसको राइट डायरेक्शन में लेके जा रहा है। जी, जिसने वो ऑन बोर्ड किया है वहाँ पे, वो श्री कृष्ण है। हाँ, तो एचआर मेरे हिसाब से श्री कृष्ण का रोल प्ले क्या करेगा बात इसमें। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो लूज टोकर्स हैं, हाँ, शकुनी को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है, जी, क्योंकि वो पहले ही दिन से जो जो शकुनी है वो पहले दिन भी और लास्ट डे भी वो सबसे लूज टोक कर रहे होते हैं। तो लूज टोकर से बचना है। जो लूज टोकर्स हैं वहाँ पे वो शकुनी का काम कर रहे होते हैं। और मैं तो बल्कि ये भी कहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से जी, कि ये शकुनीज की रिपोर्ट कर देनी चाहिए श्री कृष्ण को, क्योंकि शकुनी का जो इंतजाम कर सकते हैं वो श्री वही कृष्ण ही कर सकता सकते है, हैं। हाँ, ठीक बात है। बहुत अच्छा जवाब दिया सर, थैंक यू सो मच सर। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आज भी हमारी गारमेंट इंडस्ट्री का थोड़ा बुरा हाल है बेसिकली। जैसा कि आप, हालाँकि इसका पहले आप रिप्लाई कर चुके हो, बट बार-बार एम्प्लॉयी क्यों चेंज करता है कंपनी को? जैसा आपने बताया कि भई इसको कंपनी का माहौल ठीक नहीं है, या कहीं सैलरी अच्छी मिल गई, या उसको लग रहा है कि कोई फैमिली प्रॉब्लम है बेसिकली। भई इतना दूर से आना-जाना, 1 डेढ़ घंटा आना-जाना लगता है। तो आपने अभी तक की करियर में मेन केसेज़ क्या देखे आपने? सिर्फ़ ग्रोथ के चक्कर में पैसा अच्छा मिलता है इसलिए छोड़ जाता है, या फिर टॉक्सिक बॉस उसके ऐसे होते हैं कि उसके बॉस के चक्कर में छोड़ता है? हाँ, मेरे को भी ये लगता है कि बॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टू दिस। जी, जहाँ बॉस बॉस ठीक नहीं होते तब लोग एट्रिशन करते हैं, तभी लोग जॉब छोड़ते हैं। अदरवाइज तो घर से कोई आदमी आया तो वो काम करने के काम लिए आया करने है, के लिए आए, ठीक और बात है। काम करने के लिए आया। जब वो एक लॉन्ग जर्नी किसी इंडस्ट्री के साथ करता है तभी वो अपनी फैमिली प्लान कर पाता है, अपने फाइनेंशियल प्लान कर पाता है। सो तो ट्रू। अगर उसका बॉस ही ठीक नहीं होता तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी भी अच्छी हो, तो वहाँ पर फिर उनको छोड़ना पड़ जाता है। तो ऐसी क्या कंडीशन होती है सर, बॉस उसको कितना, क्यों इतना टॉक्सिक हो जाते हैं? क्या रीज़न होता है? टॉक्सिक होने का रीज़न ये हो सकता है, कुछ परसेंट तो देखो परफॉर्मेंस भी होती है किसकी, स्टाफ की? स्टाफ की। कुछ परफॉर्मेंस के भी इश्यूज होते हैं, कई बार अच्छा। वर्क प्रेशर भी इतना होता है। हुँ, तो कुछ बॉसेस की प्रॉब्लम ये है कि भाई वो उसको जो है टाइम देना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय को, वो टाइम ही नहीं दे रहे होते हैं उसे, ठीक है। और वो उसके साथ टॉक्सिक होए हुए चले जाते हैं। तो हुँ, दे हैव टू बी ट्रीट देयर सबॉर्डिनेट लाइक ए ह्यूमन। और ऐसे उसको दूसरा ट्रीट नहीं कर सकते कि भाई ये पहले दिन से आएगा और पहले दिन से परफॉर्म कर देगा। दूसरा सर ये भी देखा जा गया है कि अगर आप मेरे से ज़्यादा बेहतर हैं, तो भी दिक्कत है। अगर बॉस से बेहतर उसका एम्प्लॉयी है, तो बॉस को लगता है कहीं न कहीं यार मैं इनविजिबल ना हो जाऊँ। ये चीज़ भी है। हाँ, ये जॉब इनसिक्योरिटी लोगों में होती है। ऐसा क्यों? ये लोगों में जॉब इनसिक्योरिटी होती है जहाँ लोगों को अपने टैलेंट पे ट्रस्ट नहीं होता, अपनी हाँ, कैपेबिलिटी पे डाउट होता है, तो ये इनसिक्योरिटी होती है। बट बट आपको तो सर खुश होना चाहिए, मेरी टीम के अंदर इतने टैलेंटेड लोग भी हैं। हाँ, लोगों को लेकिन ये अब देखो हर तरह के लोग हैं ना, श्री कृष्ण भी हैं हुँ। और शकुनी भी हैं, तो कैरेक्टर तो हर तरह के हैं इस महाभारत में। और ऐसे टाइम में सर एक धृतराष्ट्र भी है। धृतराष्ट्र भी वो है। पता है भैया मैं देख नहीं सकता, कोई बात नहीं, मेरी आँखों पे पट्टी लगी हुई है, बट कम से कम इसमें सर मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बेसिकली सर मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी महाभारत से रिलेटेड। व्हाट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वी कैन लर्न फ्रॉम द महाभारत। धृतराष्ट्र की और गंधारी की कहानी सर क्या समझ में आती है? धृतराष्ट्र तो सर बेसिकली जन्म से ही अंधा था बेसिकली, राइट? बट उनकी एक वाइफ उनकी धर्मपत्नी बन के आई थी उसका साथ देने के लिए। वो खुली आँखों से देख सकती थी। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या करा, भाई उसने भी आँखों पे पट्टी लगा ली। भाई आपको जब दिख रहा है कंपनी में एक बंदा अंधा हो चुका है, अंधा है वो, उसको दिखता नहीं है आस-पास क्या गलत हो रहा है। बट यू शुड बिकम लाइक अ आई फॉर हिम, राइट? कि बता सके नहीं सर ये सही है, ये गलत है। वो तो अंधा है, गंधारी ने बोला भाई मैं भी नहीं देखूँगी, मैं भी बंद कर लूँगी। तो भाई साम्राज्य का तो नाश पिटना ही पिटना है फिर, तब तो तुम दोनों ही नहीं देखोगे तो। फिर तो मामा शकुनी अपनी चला रहा है फिर तो। तो ऐसी कंडीशन में आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को सर? मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि आपने मेरे से पहला सवाल किया था कि कंपनी में एचआर जो होता है वो पॉलिसी और एसओपी की बातें कर रहा होता है। जी, तो जो पॉलिसी और एसओपी हैं वो कहीं ना कहीं मोह का त्याग कराती हैं। जी। तो जो धृतराष्ट्र और गांधारी हैं, हाँ, उनके इस कैरेक्टर में कहीं ना कहीं उनके मोह के कारण ये पूरा साम्राज्य खराब हुआ। ठीक बात है। उनके मोह के कारण जी। और उनकी जिद के कारण। हुँ, जिद इसीलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि जो उनकी जो पॉलिसी प्रोसीजर्स थे उनको बार बार जो विदुर थे वो उनको बार बार रियलाइज करा रहे रियलाइज़ थे करा कि रहे आप थे। ये गलत कर रहे हो, आप ये हुँ, गलत कर रहे हो। लेकिन उनका मोह इतना ज्यादा बढ़ गया हुँ, कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था। हुँ, उनको समझ ही नहीं आ रहा था और उन्होंने लास्ट में उसको बोल दिया विदुर को
कि मैं जो है तुम्हें अपने राज्य से बेदखल कर दूंगा, तुम ज्यादा राजद्रोही हो, ज्यादा ज्ञान देगा तुम तो। राजद्रोही हो, तुम मेरे हाँ। बेटों के अगेंस्ट बोल रहे हो। ठीक बात है। तो वो वहां पर ये मैसेज दे रहे थे कि ये जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, ये फॉलो नहीं हो रहे हैं और अनएथिकल चीजें हो रही हैं। इसमें भीष्म पितामह का बहुत बड़ा रोल था। जी। वो ही वाज अ वेरी एथिकल Correct. कैरेक्टर इन दिस महाभारत। बट वो भी तो चुप रहे। वो भी चुप रहे, लेकिन उन्होंने हर टाइम ये जरूर बताया मैनेजमेंट को, जो कि जी। वो उसको चला रहे थे हम्म, राज्य को, कि भाई ये अनएथिकल है, हम्म, दिस शुड नॉट बी डन। अपने पुत्र को समझाओ। अपने पुत्र को समझाओ, और अगर हाँ। तुम चाहते हो कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ठीक से चले, तुम्हारा Correct. साम्राज्य ठीक से चले, तो इस शकुनी को अभी गांधार भेज दो। भेज दो। देखिए वो माना नहीं फिर भी। लेकिन हाँ। उनका जो मोह था, जो उनकी जिद थी, हम्म, वो उनके साम्राज्य को ले डूबी। ठीक बात है सर। बहुत कमाल की बात बताई सर। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग ऑल द इनसाइट्स। मैं सर को लास्ट चीज़ और कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। बेसिकली अगर आज आप अपने 25 साल के पुराने वर्जन को देख रहे होते, तो क्या एडवाइस उनको आप ऐसे देने वाले होते जो आपको लगता है कि यार अंकित, अगर ये सलाह मुझे 25 साल पहले मिल चुकी होती ना, शायद आज मैं और कहीं और होता। कोई एक ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे अपने आप को, या फिर कोई एक लेटर लिखना पड़े अपने पुराने अंकित कौशिक जी को, 25 साल पुराने को, तो क्या लेटर आप लिखेंगे? मैं ये लेटर लिखूंगा कि मैंने जैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, उस जर्नी पे मुझे उस टाइम पे कुछ एडिशनल कोर्सेज करने चाहिए थे। अच्छा। जैसे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, ओके। मुझे उस टाइम पे इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं थी नॉलेज नहीं थी, या उधर फोकस नहीं कि गया, क्या होती हैं सब चीज़ें। ये सब चीज़ें क्या होती हैं। अच्छा। तो मैं जैसे एक्सेलराई इंस्टीट्यूट से अभी CHRO कोर्स कर रहा हूँ, जी। विच इज़ गोइंग टू बी कंप्लीटेड नेक्स्ट वीक ओनली। ओके। तो मैं वो कोर्सेज उस टाइम पे करता। अच्छा। तो मैं जो आज जहाँ 20 साल पे आकर के पहुंचा हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी जो जर्नी थी वो स्टार्ट इस पोजीशन से हो सकती थी, अच्छा। क्योंकि ओके। इसके लिए 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। हम्म, तो मैं आज से 10 साल पहले इस पोजीशन पे हो सकता था, और आज कहीं और हो सकता था। ठीक बात है। तो मैं ये मैसेज लोगों को देना चाहूँगा कि ये जो एजुकेशंस हैं, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, हार्वर्ड, XLRI, इनसे जो HR से रिलेटेड, अगर किसी को HR में ग्रोथ लेनी है, तो इस टाइप के कोर्सेज को करें और आगे बढ़ें। वेरी गुड सर। ये तो सर आपने HR की बात करी। अगर कोई जनरल बातें अगर हम करें कि चलो अगर कोई मेरा कॉलेज से निकलने वाला बच्चा कोई इंडस्ट्री के अंदर आने वाला है, तो आप क्या एज ए HR VP, आप उनको, आपने इतने सारे लोगों को देखा होगा, सीनियर लोग भी देखे आपने, जूनियर्स भी देखे, मिडिल मैनेजमेंट भी देखी, मालिक के लोगों की सोच भी देखी है। इतने साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आज आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर कि रोहित, ये सब स्किल्स बहुत काम आने वाली हैं। मैं चाहता हूँ आप व्यूवर्स ये सब चीज़ें लेकर के जाएँ, और इंडस्ट्री के अंदर आप घुस रहे हो तो इन्हीं स्किल्स के ऊपर आज से काम करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं बताता हूँ आपको, जी। अभी मेरे पास बहुत सारे निफ्टियंस आते हैं, अच्छा। फ्रेशर्स बच्चे भी आते हैं। तो मैं एक बदलाव देख रहा हूँ इस जनरेशन के अंदर। ओके। ये सब लोग सैलरीज तो हाई चाहते हैं, हम्म, लेकिन ये सीखना नहीं चाहते। हम्म, ये बहुत जल्दी जल्दी हाइक लेते हैं। जैसे हम्म, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की बात करूँ, मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट की बात करूँ, तो ये देव बच्चे, मतलब ये बच्चे जो हैं बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन ये क्या है, इनकी जो विलिंग पावर है, जो लर्निंग विलिंग पावर है, दैट इज़ वेरी पुअर। ये सीखना नहीं चाहते। ये स्मार्ट वर्कर हैं, लेकिन डेडिकेशन इनका बहुत वीक है, हार्ड वर्किंग नहीं है ये लोग। तो इन लोगों को अपने अंदर एक हार्ड वर्किंग वाली चीज़ें लानी पड़ेंगी, लर्निंग नेचर करना पड़ेगा, और पेशेंस बहुत ज़रूरी है इनके लिए। इनको धैर्य अपने अंदर लाना पड़ेगा, ठहराव लाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, 3 महीने पे इन्होंने 25,000 पे ज्वाइन किया। इजीली आजकल 25,000 कुछ Correct. होता नहीं है। 25,000 पे ज्वाइन करते हैं, 3 महीने बाद ये 50,000 पे ज्वाइन करते हैं। लेकिन इस बीच में इनको पैसा तो ये जरूर कमा रहे हैं, पैसा ऑलवेज मैटर, बट ये अगर इनकी पर्सनल ग्रोथ की मैं बात करूं, पर्सनल लर्निंग की बात करूं, तो दैट इज गोइंग वेरी वीक। करेक्ट। तो इन लोगों को अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, पेशेंस अपने अंदर लाना पड़ेगा, और जॉब स्टेबिलिटी पे काम करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो बहुत कुछ साथ हमको सीखने को मिला अंकित सर के जुबानी, कि कैसे उनका अपना करियर स्टार्ट हुआ, कैसे उन्होंने अपने करियर को एक मतलब मुकाम पे लेकर गए, उनकी जो जर्नी रही है। हालांकि जर्नी के अंदर कुछ उनके सेटबैक्स भी रहे थे, कुछ लर्निंग्स भी रही थी, बट सर की जर्नी को देखने के बाद हमको ये जरूर रियलाइज हुआ कि अगर शायद आज सर के पीछे उनके फादर नहीं होते तो शायद आज शहराज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि फादर का सपोर्ट रियली बहुत मैटर करता है। बट सबसे बड़ी प्लस बात ये थी कि उनके फादर भी HR पार्ट से ही बिलोंग करते थे, तो HR का सपोर्ट जब HR को मिला तो HR ने तबाही मचाई बेसिकली, और बेसिकली बहुत अच्छा ग्रोथ ली और अच्छे खासे मुकाम पे पहुंचा। एंड दैट इज ऑन रीजन आज उनको कई सारे इंडस्ट्री में बहुत रिगार्ड मिलता है, और उनको लव भी करते हैं कई सारे लोग। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत कमाल की लर्निंग है, और जो लोगों की परसेप्शन बन चुका है, लोगों का माइंडसेट बन चुका है HR को लेकर के, तो शायद मुझे लगता है आज आपके सारी सवालों के जवाब हम अंकित सर ने जरूर दिए होंगे। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई सवाल आपका रह गया है,
कि सर मेरा एक दो सवाल अभी और थे, इस पॉडकास्ट में हम कवर नहीं कर पाए, तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम सर से फिर रिक्वेस्ट करेंगे दोबारा अपने मंच पर बुलाने का सर को, कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे और एचआर की कुछ पॉलिसीज़ के बारे में भी हमने बात करेंगे। आज तो हम खैर जनरल बातें की थी सर से। तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने सभी एचआर के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। शायद आपके एचआर, अगर आपको लग रहा है कि आपके एक फैक्ट्री के एचआर इन सब चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर रहे, तो ये पॉडकास्ट उनको बहुत हेल्प आएगी। क्या पता आपके फैक्ट्री के एचआर भी बहुत जल्दी इंप्रूव हो सके। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे एक नए पॉडकास्ट पे, नए एपिसोड में, नए गेस्ट के साथ। टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।